देखिए, इससे पहले आपको सिंथेसिस और सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस पढ़ाया जा चुका है। यानी कहने का तात्पर्य हम पढ़ा चुके हैं आपको कि सिंथेसिस किसे कहते हैं, और सिंथेसिस अर्थात जब हम वाक्यों को जोड़ते हैं तो कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं। पता चला कि जब हम सिंथेसिस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं तो 3 प्रकार के वाक्य बन रहे थे। उसमें से हमारा जो फर्स्ट था वो क्या था? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है? सिंपल सेंटेंस हम किसे कहते हैं, या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, ये चीजें आपको डिस्क्राइब की जा चुकी है, बताई जा चुकी है। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के बाद नंबर आता है कंपाउंड सेंटेंस का। किस सेंटेंस का नंबर आता है? कंपाउंड सेंटेंस का। अब आज के डेट में मैं आपको सिंथेसिस पार्ट 2 यानी सिंथेसिस के दूसरे पार्ट के बारे में बताएंगे, अर्थात कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस तो आप समझ चुके हैं। अब पता चला फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत बहुत सारे रूल आ रहे थे, जैसे बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, मतलब बहुत सारी चीजें आ रहे थे। हो सकता है कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिनका उपयोग करके हम दो से अधिक वाक्यों को जोड़ेंगे और जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे। कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि भाई पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपाउंड सेंटेंस है क्या, तभी तो हम फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहें इसी ईंट, छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू आदि, इन सभी चीजों से कमरे भी बनते हैं, मंदिर भी बनता है, मस्जिद भी बनता है, बहुत सारी चीजें इन्हीं के मटेरियल तो ही यूज होते हैं। अब हमें जो बनाना होता है उस हिसाब से हम उसका मैपिंग करते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं। हो सकता है भाई घर बनाना हो तो मैपिंग कुछ और होता है, टेम्पल के लिए कुछ और होता है, मास्क के लिए कुछ और होता है, चर्च के लिए कुछ और होता है। पता चला बिल्डिंग मटेरियल्स वही है, छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू, ईंट, लेकिन जैसा हमको बनाना होता है उसी हिसाब से हमें उसकी मैपिंग करनी होती है, उसकी नक्शा बनानी होती है। अब हमें दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके यदि एक सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनाना, तो पहले हम कंपाउंड सेंटेंस का डिफिनेशन जानेंगे, फिर हम फॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे कि आखिर दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम कंपाउंड बनाएंगे कैसे। तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैं बता दूं कि इसमें कम से कम एक प्रिंसिपल तथा एक कोऑर्डिनेट क्लॉज का होना पाया जाता है। कम से कम अर्थात एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज का होना पाया जाए, वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस। यानी प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट मींस क्या होता है? कंपाउंड। ठीक है। जब हम प्रिंसिपल क्लॉज में कौन सा क्लॉज जोड़ देते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज। किस क्लॉज को मिला देते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज को मिला देते हैं। तो प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेट मिलाने से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है। अब हमको पता है कि भाई एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज की चर्चा तो आपको पहले भी की जा चुकी है, ठीक है। फिर भी हल्का सा हम आपको याद दिला दें कि क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है। क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, किंतु वह वाक्य नहीं बल्कि वाक्य का एक भाग होता है। जैसे मान लीजिए घर, तो घर में तो बहुत सारे कमरे होते हैं। अब हम उसमें किचन रूम की बात करें, डाइनिंग रूम की बात करें, तो पता चलता है जो किचन रूम है वो घर नहीं है, घर का एक भाग है, घर का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा या प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यह वाक्य नहीं बल्कि वाक्य का एक भाग होगा। तो ये मैंने आपको रिमाइंड किया, आपको याद दिलाया कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है, क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है, और शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है।
लेकिन फिर भी एक शर्त है कि वह वाक्य नहीं, वाक्य का एक भाग होता है। अब पता चले कि हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज रख दें। क्या रख दें? कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी फ्री होता है, वो भी इंडिपेंडेंट होता है, वो भी किसी पर निर्भर नहीं होता। फिर भी थोड़ा सा एक अंतर होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज से पूर्व कोई कंजंक्शन नहीं आता, मतलब देयर इज नो यूज ऑफ ए कंजंक्शन बिफोर द प्रिंसिपल क्लॉज, बट कोऑर्डिनेट क्लॉज इज स्टार्टेड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है यह हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉजेज कह सकते हैं स्टार्ट, कोऑर्डिनेट क्लॉजेज स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो चूंकि कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज होना पाया जाता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज की एक विशेषता है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, इसलिए एक बात तो निश्चित रूप से निष्कर्ष निकल करके आ सकता है कि हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए यदि किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, किसी चीज का यूज करेंगे, तो नो डाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इसका इस्तेमाल करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी आप समझ सकते हो कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके यदि हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने का कार्य करेंगे तो किसके माध्यम से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के माध्यम से। किसके माध्यम से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के माध्यम से। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से वाक्य जोड़े क्यों जाते हैं उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होना पाया जाता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज का। क्या होना पाया जाता? कोऑर्डिनेट क्लॉज का। और कोऑर्डिनेट क्लॉज की विशेषता क्या है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज शुरू किससे होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किससे शुरू होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इसलिए दो वाक्यों को जोड़ करके, सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके यदि हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा तो उसमें कम से कम एक को हम प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में रखेंगे और दूसरे को कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में। इतनी बातें सबको समझ आई? एक बार मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज का होना पाया जाता है। हमने कहा कम से कम। कम से कम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये कोऑर्डिनेट क्लॉज की भाई डिफिनेशन है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की तरह इंडिपेंडेंट होते हैं, वो भी किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। हर के ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं। इसलिए जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने जाएंगे तो इस्तेमाल किसका करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं। A compound sentence is the sentence in which there is the use of at least a principal clause and a coordinate clause. ठीक है, A compound sentence is the sentence in which there is the use of a principal clause, at least a principal clause and a coordinate clause. ठीक है, या कह सकते हो ये combination of a principal clause and a coordinate clause is called compound sentence. Is called compound sentence. ठीक है, since there is the use of a coordinate clause in compound sentence and coordinate clause starts with coordinating conjunction, so to combine two or more than two simple sentences into one compound sentence we use coordinating conjunction. We use coordinating conjunction. ठीक है, अब ये जो coordinating conjunctions है इनके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग, जिसके डिटेल के बारे में यानी कह लीजिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का जो डिटेल है ये आपको क्लास 10th में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत दिया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में सुन रहे हैं। जिसमें आप क्लास 10th के स्टूडेंट थे
पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया गया। उस समय निश्चित रूप से ये बताया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कि कंजंक्शन हमारे दो होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। एक कोऑर्डिनेटिंग और एक सबऑर्डिनेटिंग। उस समय भी आपको बताया गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 भाग होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 भाग होते हैं। उन्हीं चारों भागों की चर्चा हम अब करने जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनका हम प्रयोग कब कैसे क्यों करते हैं। ओके, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने इसके भाग कितने बताए? 4। फर्स्ट होता है क्यूमुलेटिव, CUMLATIVE, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। अब क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के माध्यम से हम दो वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड कैसे बनाते हैं, ये हमको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझिए कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत एंड आता है। क्या आता है? एंड, बोथ एंड, बोथ एंड, as well as, not only but also, not only but also, ये हमारे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस है। क्या है? क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, एंड क्यों हम यूज करते हैं अपने लाइफ में या रोज के जीवन में? हम एंड के बारे में सुनते हैं, एंड यूज भी कर लेते हैं, लेकिन हमें एंड के बारे में ऑल ऑफ सडन एक सेंटेंस में लिख करके कोई पूछ दे व्हाट इज एंड, तो हो सकता है हम रिप्लाई करने में अपने आप को अनेबल पाए, असमर्थ पाए, बता ना पाए कि एंड इज ए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अब ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक भाग है। तो बहरहाल इसी बहाने आपको दोबारा सुनने का मौका मिल रहा है, एक एक वर्ड से आपको परिचित होने का मौका मिल रहा है कि एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ये हमारे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इनका कार्य है जोड़ना। इनका कार्य है जोड़ना। कंजंक्शन की हिंदी होती है संयोजक। कंजंक्शन की हिंदी क्या होती है? संयोजक। संयोजक मतलब संयोग करने वाला, जोड़ने वाला। ठीक है, यानी कंजंक्शंस कहीं ना कहीं जोड़ेगा। कभी वो दो शब्दों को जोड़ेगा, हो सकता है दो वाक्यों को जोड़ दे, दो वाक्यों को जोड़ दे, दो शब्द भी जोड़ता, लेकिन जोड़ने का ही तो कार्य करता है कंजंक्शन। अब उसमें हमारा जो फर्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, जिसके अंतर्गत हमने बताया एंड आता है, बोथ एंड आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, एज वेल एज आता है। अब इनके बारे में हमें डिटेल से जानना है, इनका प्रयोग हम कैसे। तो ध्यान से सुनो, दो स्टेटमेंट को, दो स्टेटमेंट मतलब कथन, स्टेटमेंट मतलब कथन, दो कथन को जोड़ने का कार्य वैसे कहा जाता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की हिंदी में समान पदी संयोजक। समान पदी संयोजक यानी हम दो वाक्य भी पढ़ रहे हैं, वो दोनों कंटिन्यूटी के क्रम में वन आफ्टर वन वर्क किए गए हों, मतलब एक के बाद एक कार्य किए गए हों, या दो स्टेटमेंट हो। दो क्या हो? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कथन, दो क्रियाएं बराबर हो गई हो, एक के बाद एक हो गई हो, कंटिन्यूटी में हो, दो कथन हो। अब दो कथन का तात्पर्य क्या है? जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और दूसरा वाक्य हमने लिखा द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। अब ये हमारे दो वाक्य हैं। एक वाक्य में हमने लिखा था सन राइजेज इन द ईस्ट, मीन्स सूर्य पूरब में निकलता, और दूसरे वाक्य में हमने लिखा था सन सेट्स इन द वेस्ट, मीन्स सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, मतलब सूर्यास्त होना और सूर्योदय होना।
एक तरफ हम कह रहे हैं सूर्य पूरब में निकलता, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं सूर्य पश्चिम में मतलब अस्त होता है अर्थात डूबता है कर सकते हैं। तो ये क्या है, दो हम स्टेटमेंट ही तो बता रहे हैं कि सूर्य पूरब में निकलता और पश्चिम में डूबता, दो हमारा स्टेटमेंट हुआ। तो जब ये टू स्टेटमेंट्स है तो इसको जोड़ने का कार्य हम किसके माध्यम से करेंगे, क्युमुलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अभी हम जोड़ करके भी बताएंगे, इसको हम कंबाइन करके भी बताएंगे, लेकिन अभी तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्युमुलेटिव कंजंक्शन कब आता है। जैसे एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए हमने लिखा माई फ्रेंड केम अप टू मी, मीन्स मेरा मित्र मेरे पास आया। He gave me a pen, उसने मुझे एक कलम दिया। तो पहले मेरा मित्र आया, फिर उसने मुझे क्या दिया, कलम दिया। मतलब कार्य कंटिन्यूटी में है, मतलब वन आफ्टर वन हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, पहले आ रहा है फिर क्या कर रहा है, कलम दे रहा है। अब किसी के मन में जैसे ऐसा लग रहा हो कि भाई क्रियाओं में कार्य का आगे पीछे होना पाए जाने पर तो बताए थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो। आपको मैंने पहले ही कहा कि इसी छड़ सीमेंट गिट्टी ईंट बालू से घर भी बनेगा, मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा, अर्थात इन्हीं दो वाक्यों को जोड़ करके हम सिंपल भी बना सकते हैं, कंपाउंड भी बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। यदि मान लीजिए हम इसको सिंपल बनाने की बात करते तो हो सकता है हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते, हम इसको कंपाउंड बनाने की बात कर रहे हैं। क्या बनाने की, कंपाउंड। और कंपाउंड बनाने के लिए जब हमने देखा कि यहाँ कंटिन्यूटी मतलब क्रियाओं में कार्य का निरंतर होना पाया गया, पहले आया है फिर दिया है, हो सकता है आगे भी कुछ कर लेता, तब ऐसे वाक्यों को जोड़ने का कार्य हम क्युमुलेटिव कंजंक्शन के माध्यम से करेंगे। क्या बनाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। सिंपल सेंटेंस बनाने की चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, क्युमुलेटिव कंजंक्शन। क्युमुलेटिव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों कथन है, दोनों कथन है। तो हम इसको लिख सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और तुरंत इसके बाद क्या लगाएंगे, एंड। अब हमें दोबारा द सन लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो दोनों या तीन चार सेंटेंस जितने भी सेंटेंस होंगे, यदि चाहे वो सब्जेक्ट पार्ट हो या प्रेडिकेट पार्ट हो, यदि वह कॉमन है तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सन क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हमें सन लिखने की आवश्यकता नहीं है। हो गया द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्या लिख रहे हैं, जो दोनों में कॉमन नहीं, जो दोनों में कॉमन नहीं है। ये कैसे जोड़ा गया समझे, यहां लिखा माई फ्रेंड केम अप टू मी, माई फ्रेंड केम अप टू मी, मेरा मित्र मेरे पास आया, मेरा मित्र मेरे पास आया, और उसने मुझे क्या किया, हाँ एक कलम दिया। सपोज कीजिए इन दोनों को जोड़ने की बात हो गई, तो यहां माई फ्रेंड के बदले में ही तो क्या आया है, यही आया है, यानी सब्जेक्ट हमारा कॉमन है, सब्जेक्ट हमारा कॉमन है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माई फ्रेंड केम अप टू मी, केम अप टू मी and give me a pen, give me a pen। ठीक है, कंपाउंड कैसे बनना समझ में आ रहा है। कंपाउंड बनाने के लिए हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, क्युमुलेटिव कंजंक्शन। लेकिन फिर याद रखिए क्युमुलेटिव कंजंक्शन तब हम इस्तेमाल करेंगे जब कंटिन्यूटी एक्शन होगा, ठीक है, यानी कंटिन्यूटी इन दी एक्शन होगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जब वाक्य से ऐसा लग जाए कि दो स्टेटमेंट बताए जा रहे हैं, दो स्टेटमेंट। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिखा राम वेंट टू सी द फेयर, राम वेंट टू सी द फेयर, राम मेला देखने गया,
राम। सेकेंड एग्जांपल हमने लिख दिया, श्याम आल्सो वेंट। श्याम भी गया, श्याम भी कहा, श्याम भी गया मेला देखा। ठीक है, अब मान लीजिए हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहते हैं, अर्थात इसको हम कंबाइन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो भाई यहाँ दो स्टेटमेंट है ना, हम दो घटनाओं को, मतलब एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि राम मेला देखने गया था, श्याम भी मेला देखने गया था। अब मान लीजिए इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वेंट टू सी द फेयर। आपकी भाषा में मैंने ऐसे जोड़ दिया। तो जैसे हम ये जोड़ेंगे कि राम एंड श्याम वेंट टू सी द फेयर, ये सेंटेंस तुरंत गलत हो जाएगा। यद्यप एंड का इस्तेमाल इसमें हुआ जैसा पहले हो रहा था, यहां हमने एंड के माध्यम से दो सब्जेक्ट्स जोड़े हैं। क्या जोड़े? दो सब्जेक्ट्स। यहाँ क्रिया कितनी बार आ रही है? एक बार आ रही है। और जब किसी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की संख्या सिंगल होती है, एक होती है, तो वो सेंटेंस कौन सा बन जाता है? सिंपल। क्या बन जाता है? सिंपल। तो यहाँ वेंट सिंगल मतलब वन टाइम आ रहा है, तो ये सेंटेंस तुरंत सिंपल बन जाएगा, कंपाउंड नहीं। और हम बना क्या रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना है? कंपाउंड। तो यहाँ यदि हम एंड के माध्यम से जोड़ेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, कंपाउंड नहीं बनेगा। बन तो रहा है लेकिन कंपाउंड ना बन करके सिंपल बन रहा है। ठीक है, यहां हम क्या कर सकते हैं, इस एंड की जगह यदि हम एज वेल एज लिख देते हैं, क्या लिख देते? एज वेल एज, तब ये हमारा कंपाउंड होता है। राम के साथ साथ श्याम, यानी राम भी जाने का कार्य किया और श्याम भी, दोनों कार्य किए। ठीक है, यहां एंड की जगह से हम क्या लिखते हैं? एज वेल एज लिख दें, तब ये कंपाउंड बन जाएगा। यदि हम एंड रहने दें, एज वेल एज ना यूज करना चाहे, तो हमें राम के पहले बोथ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बोथ। बोथ राम एंड श्याम, यानी दोनों गए थे, राम भी गया था और श्याम भी। ये जो वेंट टू सी द फेयर वाली क्रिया है, ये राम के साथ अंडरस्टूड हो जा रही है। राम के साथ अंडर मतलब वो साइलेंट है, छिपी हुई है, और श्याम के साथ तो है ही है। तो यहाँ क्रिया दो बार आ जा रही है, तो यहाँ कंपाउंड होगा। लेकिन जब सिंगल वन टाइम क्रिया आएगी, एक फाइनाइट वर्ब आएगा, तो निश्चित रूप से वो कंपाउंड नहीं होगा। अर्थात कंपाउंड होने के लिए दो बार क्रिया यानी दो फाइनाइट वर्ब का होना भी आवश्यक। तो एंड के प्रयोग में कभी कभी हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है, काफी अलर्ट होकर के कार्य। ठीक है, तो एंड, बोथ एंड समझ आया। नॉट ओनली बट आल्सो के माध्यम से भी हम दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ सकते हैं। अब नॉट ओनली के प्रयोग के बारे में देख लीजिए कि नॉट ओनली बट आल्सो के प्रयोग के माध्यम से हम वाक्य को कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, यहां मान लीजिए हमने 3 एग्जांपल्स आपके सामने लिखा है। नीचे से हम देखते हैं, लिखा मिस्टर वर्मा टीचेज अस। मिस्टर वर्मा हमें पढ़ाते हैं, मिस्टर वर्मा हमें पढ़ाते हैं। ही पेज फीस आल्सो, वो फी भी चुकाते हैं, वो फी भी चुकाते हैं। मान लीजिए इसमें यदि हम देखते हैं तो मिस्टर वर्मा के बदले में ही क्या आया है?
ये आ गया, मतलब मिस्टर वर्मा के बदले में ये आया, अर्थात जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारे क्या है, कॉमन है। तो जोड़ेंगे किसको, प्रेडिकेट को। भाई जो कॉमन होंगे उनको हम नहीं जोड़ते, जोड़ते हुए हैं जो हमारे डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा नॉट ओनली टीचेज अस। मिस्टर वर्मा केवल हमें पढ़ाते नहीं है, बट आल्सो पेज फी। अब दोबारा आल्सो लिखने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि हम तो बट आल्सो लिख ही रहे हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा जुड़ करके एक वाक्य बन गया, अर्थात ये हमारा कंबाइन हो गया कि मिस्टर वर्मा केवल हमें पढ़ाते नहीं है बल्कि फीस भी हमारा देते हैं, हमारा फीस भी चुकाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ हमने नेक्स्ट पोर्शन को अर्थात प्रेडिकेट के पार्ट को जोड़ा। यहाँ लिखा सीता वेंट टू कानपुर, सीता वेंट टू कानपुर, गीता वेंट टू कानपुर। इसमें प्रेडिकेट पार्ट हमारा सेम है, प्रेडिकेट पार्ट सेम है, डिफरेंट क्या है, सब्जेक्ट पार्ट क्या है, सब्जेक्ट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नॉट ओनली सीता, नॉट ओनली सीता, केवल सीता नहीं, बट आल्सो गीता, बट आल्सो गीता, केवल सीता नहीं बल्कि गीता भी वेंट टू कानपुर, यानी सीता भी कार्य की थी कानपुर जाने का और गीता भी करना। ठीक है, यानी यहाँ तो क्रियाएं दो बार आ रही है हमारे सामने, एक बार केवल दिख रही है, लेकिन यहाँ नॉट ओनली सीता अर्थात केवल सीता ही नहीं बल्कि गीता भी कानपुर गई थी, अर्थात दोनों गई थी, सीता भी गई थी और गीता भी गई थी। तो यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो के माध्यम से क्या जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट पार्ट जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, और यहाँ क्या जुड़े हैं, दो प्रेडिकेट पार्ट जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, दो प्रेडिकेट पार्ट जुड़े हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, यानी नॉट ओनली बट आल्सो के प्रयोग में थोड़ी सी हमको सावधानियां बरतनी है। राम बाटे पेन, श्याम लास्ट पेन। अब यहां देखिए, ये तो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, लेकिन ये सेंटेंस एक दूसरे के कंट्रास्ट में है, विरोध में, एक पा रहा और दूसरा हो रहा। तो बहरहाल इसको हम यहाँ कह सकते हैं कुमुलेटिव कंजंक्शन के माध्यम से नहीं जोड़ेंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ेंगे, क्योंकि विरोध क्या वहां प्रकट किया, विरोध प्रकट किया गया, और विरोधाभास संयोजक होते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन के प्रयोग के विषय में जब हम आपको बताएंगे तो उसको जोड़ के दिखाएंगे। बहरहाल आज जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ रहा। कुमुलेटिव कंजंक्शन के माध्यम से भी हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ेंगे और जोड़ करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तीन वाक्य भी हो सकते हैं, चलिए हम तीन वाक्य लिख देते हैं। मान लीजिए हमने लिखा, ए ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर, एक सुंदर लड़की यहाँ आई। दूसरा वाक्य हमने लिखा, शी sang a sweet song, शी sang a sweet song, वह एक मधुर गीत गाई। तीसरा वाक्य हमने लिख दिया, she went back, she went back, वो वापस आनी, पहले सुंदर लड़की आई, फिर गीत को गाई, उसके बाद एक्शन में कंटिन्यूटी, एक्शन में कंटिन्यूटी है, और तीनों का सब्जेक्ट सेम है, तीनों का सब्जेक्ट सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट पार्ट है वो सेम है, उसमें डिफरेंट नहीं, और जोड़े कौन से पार्ट जाएंगे, जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट होंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या लिखेंगे, ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल गर्ल काम कौन सा की है, आने की, केम हियर, केम हियर। अब फिर वो कार्य कर रही है कौन सा, गीत को गाने का। तो जब तीन क्रियाएं हो, चार क्रियाएं हो, तो शुरू के एक दो क्रियाएं, तीन क्रियाएं, उनको हम कामा से जोड़ेंगे और लास्ट में जाकर के क्या लगाएंगे, एंड लगा देंगे।
क्या लगा लेंगे? तो क्या हुआ? ए ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? sang a sweet song, sang a sweet song। और तीसरी क्रिया लिखने से पहले अर्थात तीसरे पार्ट को लिखने से पहले हम क्या लगा देंगे? एंड वेंट बैक, एंड वेंट बैक। भाई किसी के मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सैंग यानी एन स्पेलिंग छूट गया तो आप तुरंत बताइए, ठीक है। सैंग ए स्वीट सॉन्ग, किसी को डाउट? तो इस हिसाब से आप कुमुलेटिव कंजंक्शन के माध्यम से 3 वाक्य भी जोड़ सकते हैं, केवल 2 नहीं 3 भी वाक्य जोड़ सकते हैं। क्लियर? तो अब तक जो भी चीजें बताएं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैंने कहा आज हम आपको 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। उसके तहत मैंने बताया कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज का होना होगा। प्रिंसिपल क्लॉज की संख्या अधिक भी हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन वो ज्वाइंड होंगे तो निश्चित रूप से जुड़ेंगे तो कोऑर्डिनेट क्लॉज से। जब तक उसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं आएगा तब तक कंपाउंड नहीं होगा। अब प्रश्न ये था कि जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज था वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। वो कोऑर्डिनेट क्लॉज की विशेषता ये है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा शुरू किससे होता? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इसलिए हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके यदि कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चूंकि 4 होते हैं, कितने होते हैं? 4। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कुमुलेटिव। कुमुलेटिव के अंतर्गत एंड, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, आई विल, एज तमाम चीजें आ रही हैं, तो उनके माध्यम से हमने जोड़ के दिखाया और आपको एक कंपाउंड बनाया, ठीक है। ये भी बता दिया कि कुमुलेटिव कंजंक्शन आएंगे कब? जब कंटिन्यूटी एक्शन का बोध होगा, ठीक है। एक्शन इन दी कंटिन्यूअस, मतलब पता चलेगा कि क्रियाएं एक के बाद एक हो रही है, एक के बाद एक। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कुमुलेटिव कंजंक्शन लगाएंगे। या कह सकते हो जब वाक्य से पता चले 2-3 स्टेटमेंट दिए गए हो, 2 या 3 स्टेटमेंट दिए गए हो तो उन्हें हम कुमुलेटिव कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ते हैं।